ओके, तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा हाँ, यूटी भी है। ठीक है। बच्चे वैसे जीओसी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बट मैंने आपको बोला था कि हम हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे, बट जैसे मैंने देखा कि हमारा एक टॉपिक जो है एरोमेटिसिटी, उस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज हम अपना एरोमेटिसिटी कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा क्या अनाउंसमेंट है कि डैट आपकी अब 2 डेज रिवीजन क्लास होगी, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला जो हमारा टेस्ट है दैट इज आवर मेजर टेस्ट। वो टेस्ट बच्चे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस टेस्ट में हमारे 5 चैप्टर आने वाले हैं। तो आपको भी पता है 5 चैप्टर एक दिन में रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, 5 चैप्टर रिवाइज इन अ डेट वुड बी डिफिकल्ट। तो हमने एक दिन की बजाय 3-2 चैप्टर का बफर रखा है। ठीक है, और वो हम फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन अब हमारी रिवाइज क्लास होगी, रिवीजन क्लास, दैट इज फ्रॉम 9 टू 10:30। इसके अलावा आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं रहेंगी फ्राइडे और सैटरडे को, मतलब कल और परसों। ओ सॉरी, फ्राइडे को तो हमारी केमिस्ट्री की होगी बच्चे 9 टू 10:30, बट ऑन सैटरडे इट वुड बी 7 टू 8:30 पीएम। सैटरडे को हमारी कितने बजे रहेगी? 7 से लेके 8:30 बजे तक। तो इन 2 क्लासेस में मैं आपको ये पांचों चैप्टर रिवाइज कराऊंगी, जीओसी, रिडॉक्स, उसके बाद थर्मो, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के बच्चे दोनों पार्ट, केमिकल और आयोनिक। तो ये हम अपने फ्राइडे और सैटरडे की क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बेस्ड ऑन द एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी। हाँ, 11 को भी है टेस्ट, मैं बता रही हूँ बच्चे। हमारा जो टेस्ट है वो एक टेस्ट 11 को भी है, वो भी एक मेजर टेस्ट रहेगा। बट मुझे ज्यादा स्कोप है कि बच्चे ये वाला टेस्ट ज्यादा प्रेफर करें। ठीक है ना, इसको और वैसे वो दोनों टेस्ट ही देने बहुत जरूरी हैं। देखो बच्चे, यही टेस्ट है जो आपके 12th क्लास के बैच को डिसाइड करेगा। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था 12th क्लास में हम अल्फा बैचेस के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं। अल्फा बैच जो है उसको हम नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कराने वाले हैं, कि उसको नीट और जेई की प्रॉपर प्रिपरेशन मिलेगी। तो ये अल्फा बैचेस के लिए ये टेस्ट होने वाला है। सो दिस टेस्ट आर वेरी कंपल्सरी, 5th का और 11th का। तो हमने ये 2 टेस्ट के बेस पे आप लोगों को अल्फा बैचेस में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना, हमें देखना है कि कौन से बच्चे जो हैं वो अल्फा लेवल के हैं और हम उनको अल्फा बैच में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बच्चे आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आपकी 2 डेज की रिवीजन क्लास लग रही है, फ्राइडे और सैटरडे की। ठीक है, तो कल हमारी एक रिवीजन क्लास होगी जो हम 9 टू 10:30 पीएम करेंगे। सैटरडे को फिर हम मिलेंगे 7 से 8:30 बजे। और मैथ्स और बायोलॉजी का वही ये वाला तो वही शेड्यूल है जो हमेशा फॉलो होता आ रहा है। 9 से 10:30 सुबह मैथ्स की, और 5 से 6:30 वही रिपीट क्लास। फिजिक्स की 7 टू 8:30, केमिस्ट्री की 9 टू 10:30। सैटरडे को 9 टू 10:30 मैथ्स बायो वो फिक्स है। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपस में रिशफल हो गए। फिजिक्स की 9 टू 10:30 हो गई सैटरडे को, और केमिस्ट्री की 7 टू 8:30 हो जाएगी सैटरडे को। ठीक, अब बच्चे आज हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं दैट इज एरोमेटिसिटी। मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी का एक रफ आइडिया दिया था जब भी मैंने आपको वो समझाया था रेजोनेंस। तो मैंने एरोमेटिसिटी में बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था ना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। तो अब हम प्रॉपर एरोमेटिसिटी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो एरोमेटिसिटी बेटा प्रॉपर्टी जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स के थ्रू ही शो होती है, विच पोसेस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन द पाई ऑर्बिटल, जिनके पास पाई ऑर्बिटल हो और कोई प्लेनर ज्योमेट्री हो, उनकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर हो, ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सके, इंक्रीज हो, ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो केमिकल मीनिंग अगर हम पढ़े ना ऑफ द वर्ड एरोमेटिक, उसका क्या मतलब होता है, इट सर्टेन काइंड्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं एरोमेटिक का मतलब क्या है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, मीन सर्टेन काइंड्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर है। तो प्रॉपर्टी जो है साइक्लिक कंपाउंड की वो क्या पोसेस करती है,
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को इन पाई ऑर्बिटल एंड अ प्लेनर ज्योमेट्री, उसके पास एक तो डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल हो, प्लेनर ज्योमेट्री हो जो कि उसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करे। अब हम इसकी डिटेलिंग में पढ़ते हैं। हमारे जो कंपाउंड होते हैं ना बच्चे, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक एंड देन देयर विल बी अ नॉन एरोमेटिक। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एक ही बात होगी। एक ही बात नहीं होती, देयर मस्ट बी सम डिफरेंट कंडीशन। इसकी डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज या रूल्स रहते हैं। वो चीज अब हम स्टडी करेंगे कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है और नॉन एरोमेटिक क्या है। तो एरोमेटिसिटी किस किस मॉलिक्यूल में होगी? सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो पाई ऑर्बिटल में, यानी उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होने, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पाई ऑर्बिटल में, और उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? प्लेनर। ठीक है, एंड इट्स ज्योमेट्री शुड बी प्लेनर। तो ये प्रॉपर्टी है एरोमेटिसिटी के लिए। और क्या कंडीशन रहेगी? और फर्दर कंडीशंस हम पढ़ेंगे। मेन कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है बच्चे कि ये साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल, अगर हम बेंजीन की ही बात करें, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड होना चाहिए। जनरली जितने भी एटम्स है ना बच्चे साइकिल में या रिंग में, वो सारे ही क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी अगर मैं बेंजीन की बात करूं बच्चे, बेंजीन हम ऐसे बनाते हैं ना, तो ये है हमारा कार्बन, ये कार्बन है, फिर हमारे पास दिस कार्बन, कार्बन यहाँ पे कार्बन है, कार्बन। ये जितने भी कार्बन है ना बच्चे, दिस ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सारे कार्बन क्या शो करते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। इनके पास ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी है, तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है। और ऑल्दो जितने भी कार्बन हो सारे क्या हो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर sp2 की प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना sp2 का, आप ट्राइगोनल प्लेनर लिखते हो उसको, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। सो इफ अगर हमारे पास सारे ही एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा मॉलिक्यूल जो है हमारे पास प्लेनर होगा। ठीक है, देन द होल मॉलिक्यूल वुड बी प्लेनर। तो ये 2 पॉइंट हमने जस्टिफाई करे, या तो साइक्लिक हो बच्चे या रिंग कंपाउंड हो। साइक्लिक और रिंग में जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होने चाहिए। इट शुड हैव अ कॉन्जुगेट सिस्टम, इसका जो सिस्टम है वो भी कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट का क्या मतलब बच्चे? कॉन्जुगेट हमने पढ़ा था ना, कॉन्जुगेट मींस डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। आप यहाँ पे देखो, डबल, सिंगल, और फिर डबल, फिर सिंगल, डबल और सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में ही रहते हैं। तो ये कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इट शुड फॉलो हक्कल रूल, इनको हक्कल रूल भी फॉलो करना आना चाहिए। इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल। अब हक्कल रूल मैंने आप लोगों को बताया था। हक्कल रूल हमारा क्या होता है? जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, लेट मी गिव मी अ मोमेंट। हाँ, यस, नेक्स्ट है हमारा बच्चे हक्कल रूल। जस्ट अ मिनट। मैम किस बच्चे? मैम जो चैप्टर 4 था केमिकल बॉन्डिंग, उसका नोट्स मिलेगा? बिल्कुल, आपको बिटली लिंक पे नहीं मिला सृष्टि? नो मैम, उस पर गए थे पर उस पर सिर्फ टर्म 2 का आ रहा था। नहीं नहीं, मेरे वाले में देखो, मैं आपको बताती हूँ। सी, गुड इवनिंग मधु, जस्ट अ मिनट। ये है ना बिटली लिंक, ये वाला लिया था आपने? यस मैम, उसी का किया था, तो फिर मैं सेकंड आपको टर्म। दिखा देती हूँ एक बारी, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, को शो करती हूँ। सभी बच्चों को मैंने कहा था कि यहाँ से आप लोगों ने मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे होगा ये। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, इसको कॉपी करा बच्चे, पेस्ट करा हमने दूसरे वाले में।
केमिकल बॉन्डिंग का, ये देखो बच्चे, स्टेट ऑफ मैटर से पहले सेट 2 है ना, ये देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये रिकॉर्डिंग भी है, ये यूट्यूब का लिंक है, ये इसका नोट्स है, ठीक है। मैम नोट्स के लिए किसको क्लिक करना पड़ेगा? ये रहा बच्चे, ये क्लास नोट्स है ना, तो क्लास नोट्स के ये लिंक है, ये रहा क्लास नोट्स का लिंक, मैम ओके ये है हमारे पास, ठीक है, हियर यू कैन गो, ठीक, ओके मैम। ठीक है, वीडियो देख लेना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट मी शेयर वंस अगेन दैट विंडो जो हम कर रहे थे, ठीक है। अब हमें बच्चा हक्कल रूल करना है। हक्कल रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके पास क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन एरोमेटिसिटी कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है उसके पास, फिर आप क्या देखोगे कि क्या वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। अब अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 डबल बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा एरोमेटिक नेचर का है। क्लियर हुआ ये सबको एरोमेटिक? यस मैम। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। फिर ये हमारे पास जो हक्कल रूल फॉलो करे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें पता ही था। अब हम बात करेंगे बच्चे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब एंटी एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होगी? ये साइक्लिक होगा, रिंग कंपाउंड होगा, फर्स्ट वाली सेम है। जनरली ऑल द आइटम ऑफ द साइकिल और रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी सेम है कि जितने भी हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड शो करेंगे। इट शुड बी अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होगा, बट उसमें था कि वो उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे एरोमेटिक के पास। यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और n इसके लिए 1 2 3 हो सकता है, बट n कांट बी 0। अगर 0 हो जाएंगे तो बेटा 4 × 0 0 पाई इलेक्ट्रॉन, और 0 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फिर एरोमेटिक करेक्टर को नहीं शो करेगा। तो इसके पास कैसे होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लेट मी 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, आपने साइक्लोब्यूटाडाइईन ले लिया, ठीक है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, 2 डबल बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी अगर हमने ले ली 1, तो दिस वुड बी इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? और किस किस को क्लियर है? गिव मी हाई फाइव। सृष्टि को, मधु को और एकता को भी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बनी को क्लियर है, तान्या को क्लियर है। आज वो शफक परवीन नहीं आई क्लास में, शफक परवीन, शी इज ऑल्सो, परवीन नहीं आया ना, हाँ, सलोनी, सलोनी तो है, ओके, एकता भी है, गायत्री, गायत्री भी नहीं आई आज, गायत्री है, ठीक है, गायत्री तो है, ओके, मधु भी है हमारे, मतलब कल का बच्चा रिवीजन क्लास है, जो लेट हो गया था उसको दोबारा बता रहे हैं, कल भी कोई रेगुलर क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास है 9 to 10:30, ठीक है। अब ये देखो साइक्लोब्यूटाडाइईन जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे एटम्स इसके भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है? सिंगल डबल, यहाँ पे देखो ये डबल, फिर इसके साथ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेटेड। और नेक्स्ट क्या है? ये प्लेनर भी है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। जहां पे बच्चे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हो गया और एंटी एरोमेटिक हो गया, अब बचा हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक में अब चलते हैं, उसमें क्या होगा? अब ऑब्वियसली इन्होंने देखो एक लाइन हमें कितनी अच्छी समझाई है, ये है ना, एक बच्चा है
मेरे पता नहीं किस बैच में है वो बच्चा, उसको जब भी मैं कोई क्वेश्चन देती हूँ ना पोल वाले, तो ही वॉज लाइक कि मैं बोलती हूँ अच्छा बताओ क्या होगा, वो बोलता है कि मैम मुझे आंसर नहीं पता बट आई एम डैम श्योर कि एबीसीडी में से कोई एक होगा, है ना। उसका यही आंसर रहता है हमेशा कि मैम मुझे आंसर तो नहीं पता बट इतना पता है कि एबीसीडी में से कोई एक होगा। तो नॉन एरोमेटिक ने भी हमें ये तो बता दिया कि कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक होंगे ना ही एंटी एरोमेटिक होंगे। अब भाई ऑब्वियस है अगर ये अलग कैटेगरी है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से तो अलग ही होगी। तो एक डेफिनेशन क्या दे दी कि कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। कि ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो। तो अब भाई होगा क्या उसमें, मेन बात तो यही है ना, मुद्दे क्या कहता है कि मेन बात क्या है, मेन क्या है बाबूजी, मेन। तो मेन क्या होगा उसमें, अगर कोई स्ट्रक्चर दोनों में से इवन अ सिंगल रूल ऑफ आइदर नॉन आइदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है, कोई भी एक सिंगल रूल भी नहीं फॉलो कर पाता ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे हम टेस्ट लेते हैं ना, तो हमने ना टेस्ट के क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि ए प्लस ए, बी प्लस और बी, जो इन चारों क्राइटेरियाज को पास नहीं कर पाता तो हम उसको एनक्यू लिखते हैं कि दिस इज नॉन क्वालिफाइड, क्या ना, नॉट क्वालिफाइड हो गया। ऐसे ही अब उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, दोनों का अगर एक रूल भी फॉलो नहीं कर पाता ना, इवन अ सिंगल रूल, देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, अब ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इट इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड, तो ना तो ये एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये किस तरह का कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक। जनरली नॉन एरोमेटिक में बच्चे वही आते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड ना हो। फिर अगर आपको लगता है कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो फिर आप देखो कि क्या वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहे तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक नेचर का आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? यस, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसी में? यस, ओके, मैम यस बच्चे। मैम एक बार उस एग्जांपल में मतलब 4n+5 वाला रूल और 4n वाला रूल एक बार लगा के बता दीजिए। देखो बच्चे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि एक डबल बॉन्ड होता है ना, उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज अ वन डबल बॉन्ड, उसके पास क्या होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो क्या कोई बता सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? यस, एनीवन? मैम 2। मैम। ट्रिपल बॉन्ड के पास बच्चे 2। यस, बिल्कुल सही बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड Yes, हमारे ma'am. पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही फॉलो कर रहा है, तो यानी इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4n+2 पाई वाला रूल तो लग रहा है यहाँ पे, n को अगर आप 0 ले लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हक्कल रूल तो लग रहा है, बट हक्कल रूल के साथ साथ उसको साइक्लिक भी होना चाहिए था, बट ये साइक्लिक तो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि इन्होंने यही बोला ना बच्चे कि अगर कोई सिंगल रूल भी फॉलो नहीं होता ना, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। अच्छा, ये साइक्लिक भी नहीं है, ऑल्दो इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, यही कार्बन ले लो, फर्स्ट वाला ही sp है, तो इससे आगे हम क्या ही देखेंगे फिर। ठीक है ना, हक्कल रूल लास्ट में लगाओगे, पहले तो आप यही देख लो साइक्लिक है या नहीं है। अगर है तो क्या सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, फिर हम देखते हैं कि हक्कल रूल लगते हैं या नहीं। ठीक, अब देखो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, साइक्लोप्रोपीन, ये चीज, ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ए बी सी मैं इसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ ए बी सी का, तो वो पोल में रेस करूंगी,
तो आप लोगों ने सोच समझ के इसका आंसर देना है, ठीक है। यस, गो फॉर इट, ध्यान से सोच समझ के। साइक्लोप्रोपीन, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, गलत कर रहे हो, ठीक है। जो भी 3 बच्चों ने वोट किया है वो गलत है। देखते कोई हमें सिंगल वोट भी सही मिलती है या नहीं। अब तक 4 वोट्स आई हैं, चारों गलत है। 1 वोट ठीक है, वेरी गुड। गुड, 2 स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। गो फॉर इट, फटाफट से। ओके, ओनली 2 वोट्स टू द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चे, सबसे पहली बात, आप इस तरह के कंपाउंड्स में क्या जज करोगे? सबसे पहला पॉइंट देखा करो, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? चेक, साइक्लिक है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? ये कार्बन के पास बच्चे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और इधर भी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दोनों कार्बन जरूर हैं, डबल बॉन्ड है इन दोनों के पास, तो ये दोनों कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन? दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना, तो सारे कार्बन sp2 नहीं है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए तो सारे कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, तो ये दोनों तो नहीं लगेंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सीधा सीधा कि ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू आंसर, को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर नॉन एरोमेटिक आएगा। ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। आप सिर्फ हक्कल रूल मत देखो, आपको सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलना है। वेरी फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट आप देखोगे साइक्लिक, देन आपको शो करना है कि क्या सारे कार्बन sp2 हैं। अगर हैं तब जाओ हक्कल रूल पे, नहीं तो अगर यहीं पे स्टॉप हो गए हो, यहीं पे खत्म हो गया, तो थर्ड स्टेप पे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप 1, 2 और 3, जंप नहीं करनी पहली पौड़ी से सीधा तीसरी पौड़ी पे नहीं जाना। कई बार बोलते हैं ना कि ऐसे करते करते क्या होता है कि फिर कई बार पैर स्लिप होने का डर रहता है, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सो गो स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ ये सबको? यस बच्चे, इज इट क्लियर? यस, दैट्स ग्रेट। Yes. ओके बच्चे, नाउ कम टू अनदर वन, साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन। साइक्लोप्रोपीन आयल, मतलब प्रोपीन क्या है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? यस, प्रोपीन डबल बॉन्ड, ठीक है। साइक्लो, इसमें आ जाएगा हमारे पास साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन है, उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि ये क्या साइक्लिक है, क्या रहेगा इस पे। ये क्या फॉलो करेगा? ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? अब ये प्लस चार्ज का बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस पे, प्लस चार्ज की वजह से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, तो यही चीज हमें देखनी है कि साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन की वजह से इसका क्या आंसर होना चाहिए। ए है हमारा एरोमेटिक, बी है हमारा एंटी एरोमेटिक, सी है हमारा बच्चे नॉन एरोमेटिक।
तो अब इन तीनों में से क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। ठीक है, केटायन और एनायन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक सिंपल सा हमारे पास है क्वेश्चन। देखो इसको सोच समझ के करने का आप ट्राई करना। हाइब्रिडाइजेशन का देखो क्या इफेक्ट पड़ता है किसी पॉजिटिव चार्ज के होने से। अच्छा डी तो कोई है ही नहीं, डी ऑप्शन क्यों देना, तीन ही ऑप्शन है हमारे। यस, गो फॉर इट। यस, ओके, ओनली वन वोट। एक बच्चे ने आंसर किया बट आई वुड से कि वो आंसर करेक्ट है उसका। दो बच्चों का आंसर करेक्ट है, दो ने वोट किया एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। अब लगता है हमें समझ आना शुरू हो गया। वेरी गुड सृष्टि। ये मधु गुड। फटाफट से वोट करो। ओके, मेजर वोट्स करेक्ट आंसर को जा रही हैं, वेरी गुड। देखो इसका बच्चे ए होगा एरोमेटिक, सबसे पहली बात वही साइक्लिक है। ठीक है, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक दो तीन, और इसके पास भी फिर ये पॉजिटिव आ गया, तो ये कार्बन sp3 नहीं फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। सारे कार्बन ही हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अच्छा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि ए की 2 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो अगर आप n को 0 ले लो इट मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसको फॉलो कर रही है, एरोमेटिक कंपाउंड को। हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, साइक्लिक है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, कार्बोकेटायन में हमने पढ़ा था इज कंसीडर्ड इन अ p ऑर्बिटल, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शो करता है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट में हमने पढ़े थे, कार्बोकेटायन का हमने पढ़ा था, CH3 पॉजिटिव भी हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये ओवरलैप भी कर रहा है, डबल बॉन्ड है इसके पास कॉन्जुगेटिव में। 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 में अगर n 0 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मींस इट इज शोइंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। हक्कल रूल ये ओबे कर रही है, दैट्स व्हाई साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि ये एरोमेटिक नेचर के हैं। क्लियर। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन, अब आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन एनायन वाली फॉर्म है, तो कार्बन एनायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों को याद हो तो यू कैन इजिली आंसर दिस कि एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन है, ए बी और सी। गो फॉर इट, एक बार इसको भी करने का ट्राई करो। कार्बन एनायन में क्या रहता है हमारे पास, let me just raise the poll once again. Yes, go for it. कार्बन आयन में क्या रहेगा, वेरी गुड, एक एक। ठीक है, डन सृष्टि, वेरी गुड। डन, ओके।
वेरी गुड, सही आंसर को वोट्स मिल रही हैं। वेरी गुड बच्चे, एकता, मधु, वेरी गुड। बिल्कुल, हाँ, सृष्टि बिल्कुल सही है बेटा, बी है, बी ही आंसर होगा। एंटी एरोमेटिक कैसे होगा, देखो कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे ही कार्बन sp2 है, साइक्लिक ये है, टिक। अब हमें देखना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, नेगेटिव का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी n की वैल्यू 1 है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज एंटी एरोमेटिक। इट इज साइक्लिक, नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड की तरह हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखा दिया, सारे कार्बन sp2 हैं, देयर आर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1 हो तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला ये रूल फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये क्या आ गया हमारे पास, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यस बच्चे। मैम उस क्वेश्चन में एनायन से उसका हाइब्रिड उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों हुआ? एनायन की वजह भी बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, कार्बन तो फिर भी sp2 ही रहेगा, ठीक है ना, कार्बन पे कोई भी चार्ज हो तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही हो जाती है, जैसे अगर पॉजिटिव था तब भी sp2 और नेगेटिव पे भी sp2 है। ओके, ओके। नेक्स्ट देखो, अब हम, ये तो सेम सेम सी हो जाएगा, ये देखते हैं। द गिवन रेडिकल इज एरोमेटिक, ये जो रेडिकल है इसको बोला गया है कि एरोमेटिक है, क्यों? अब देखना है आपको, आपको अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे देख लो, इसमें फ्री रेडिकल है ये। अब इन्होंने क्या बोला है कि क्यों ये एरोमेटिक होगा, व्हाट वुड बी द रीजन। 7p ऑर्बिटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7p ऑर्बिटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6p ऑर्बिटल and 7 unpaired electron, 6p orbital and 6 unpaired electron. Let me just raise the poll, फिर हम इसका आंसर ढूंढते हैं साथ में। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं साथ साथ में हम इसको सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक। ओके, देखते हैं किसी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं। अरे नहीं, मतलब 2 बच्चों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। यस, ओनली 3 वोट्स। इतने ढिले क्यों होते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारे पेपर नजदीक आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ तुम तो ढिले होते जा रहे हो, इतना स्लो स्लो करते हो परफॉर्म क्लास में, ऐसा क्यों भाई?
यस, ठीक है, तो 3 वोट्स टू द ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी ही होगा। देखो गिवन है बेंजाइन फ्री रेडिकल। एक तो बच्चे ये CH2 डॉट जो है ना, ये हमारे एरोमेटिक बिहेवियर से बाहर है। एरोमेटिसिटी हम ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में जज करेंगे, तो हमें फ्री रेडिकल से कोई कंसर्न नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही समझ जानी चाहिए हमें कि वी आर नॉट हैविंग एनी कंसर्न विद CH2 डॉट वाले ग्रुप से। अब ये है हमारे पास, इसके पास भी बच्चे 6 p ऑर्बिटल है, ठीक है, हर एक कार्बन है। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 6 p ऑर्बिटल हो गए और 6 ही इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 6 हैं। Free radical is present in p orbital and is non contributing towards the aromaticity, तो इसकी तो कंट्रीब्यूशन है नहीं है। अब हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, वो साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2, मतलब उसके पास कितने हैं, हमारे पास n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहा है। तो एरोमेटिक है, गिवन फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन एंड इट हैज 6 p ऑर्बिटल और 6 ही उसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, दैट्स व्हाई हम सिर्फ बेंजीन को ही देखेंगे। इंटरमीडिएट तो हमने कर ही लिए थे। अब हमारे पास कार्बीन, बेंजाइन और नाइट्रीन भी है, उनको एक बार हम देखते हैं। ये सब हमने कर लिया है, इसको हम बार बार नहीं करने वाले। लेट्स कम टू कार्बीन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन। कार्बीन क्या होता है बच्चे, कार्बीन एक न्यूट्रल सब्सटेंस है विद जस्ट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम, जिसमें कार्बन के पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन अलोंग विद 1 लोन पेयर। कार्बीन, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बीन है ये, ठीक है। कार्बीन आर न्यूट्रल स्पीशीज विद जस्ट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक। तो कार्बीन हमारे पास बच्चे हाईली रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, हाईली रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, डाईवैलेंट कंपाउंड्स है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। और एटम कार्बन जो है वो कोवलेंटली बाउंड कर सकता है 2 अदर ग्रुप के साथ भी, ठीक है ना। सो कार्बन एटम कैन बाउंड विद सम अदर 2 ग्रुप कार्बीन में। अच्छा, बेंजाइन कौन बताएगा मुझे क्या होता है। बेंजीन तो सबको पता है, बेंजीन हमारे पास, बेंजीन जो है दिस इज लाइक दिस ओनली। क्या कभी बेंजाइन सुना है, जब बच्चे बेंजीन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ना, बेंजीन वाले में एक ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन। यानी कि वही चीज, 2 सिंगल बॉन्ड तो होंगे, इसके पास क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो ये चल ही रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 2 कार्बन के पास डबल बॉन्ड और एक क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज बेंजाइन। उसको क्या बोला जाता है, बेंजाइन। क्लियर। तो नाइट्रीन क्या होता है, बेंजाइन हो गया, अब हमारा बचा क्या, नाइट्रीन। नाइट्रीन और आईमीन, इन दोनों का नाम सेम है। इट कैन बी नाइट्रीन, इट कैन बी आईमीन, ठीक है। नाइट्रीन और आईमीन क्या होते हैं, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो या एरोमेटिक ग्रुप ले लो, उसके साथ नाइट्रोजन है, इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन। ये कार्बीन की तरह नाइट्रोजन का एनालॉग है। Nitrogen atom is uncharged and univalent, so it has only 6 electron in its valence shell. नाइट्रोजन एटम के पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, 2 कोवलेंट बॉन्डेड एंड 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 तो ये कोवलेंट बॉन्ड है और 4 कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। 4 क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये 2 का क्या मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये, और 4 इसके पास कैसे होते हैं, वैलेंस बॉन्डेड होते हैं। 4 आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी कंसीडर करते हैं, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सो इट हैज अ अनसेटिस्फाइड ऑक्टेट एज वेल। तो नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन और आई मीन क्या है, हमारे पास RN ग्रुप है। नाइट्रोजन एनालॉग है कार्बीन की तरह, जैसे कार्बीन में बच्चे के सी था हमारे पास,
नाइट्रोजन आता है जब, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। यानी कार्बन को भी हमने ये बोला था 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं किसी आर एटम के साथ, बाकी के जो 4 हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट 4 आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, और उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। यस यस, टेल मी प्लीज। मैम इसका नेम नाइट्रीन क्यों है? इसमें डबल बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं, तो फिर इन क्यों लिखा है? इन बच्चे ये 2 लोन पेयर की वजह से भी हम डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं ना, ठीक है ना, ये 2 डबल बॉन्ड है ना, आप ये 2 डबल बॉन्ड की जगह 2 लोन पेयर ले रहा है ये, सो दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कंसीडर्ड एज नाइट्रीन। अगर कोई भी लोन पेयर होता है उसको हम डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं ना, जैसे हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, तो ये 2 डबल बॉन्ड ले रहा है 2, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रीन और कार्बीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, ठीक है। कार्बोकेटायन हमने पढ़ा था, फ्री रेडिकल हम पढ़ चुके हैं, कार्बन आयन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कुछ फैक्टर जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को इफेक्ट करते हैं वो हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी। ये पांचों हमें कहीं ना कहीं आइडिया है। एक बार हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट में हमने पढ़ा था जितने ज्यादा बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस फॉर्म। वो कब यूज करते हैं, when there is more than one way to place double bond and lone pairs on atom। जब आपके पास डबल बॉन्ड या लोन पेयर लगाने के एक से ज्यादा तरीके हों और वो दोनों सेम ही कंपाउंड बना रहे हो, जैसे कि अगर बेटा मेरे पास कार्बन है और कार्बन के ऊपर मान लो एक ऐसे पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन है, तो मेरी मर्जी मैं इधर करूंगी शिफ्ट तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ बना देगा। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये सी डबल बॉन्ड ओ बना देगा। तो बात कहने का क्या मतलब है, बट ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही होते हैं, ठीक है ना, एक तरह से एक ही जैसी चीज शो कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस फॉर्म ही है एक तरह से, कि जब हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड या लोन पेयर को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हों। ठीक है, अच्छा, जनरल ऑर्डर अफेक्टिंग द इफेक्टेबिलिटी, सबसे पहला फैक्टर आता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिसिटी। फिर अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो रेजोनेंस से भी आगे आ जाते हैं। फिर आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में क्या रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बट इन केस ऑफ हेलोजन, अगर हमारे पास केस है, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन याद रखनी है कि बाकी सब में तो यही वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन अगर हमारे पास हेलोजन है तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है रेजोनेंस इफेक्ट पे, मतलब शुरुआत यही रहेगी, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट रेजोनेंस की जगह पहले इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, और फिर लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन। गॉट माय पॉइंट? यस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक आता है हमारे पास ब्रेट रूल। ब्रेट रूल में क्या होता है, बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक ब्रिज रहता है, हैविंग अ ब्रिज कैन नॉट हैव ब्रिज हेड कार्बन, बट उनके पास कोई ब्रिज हेड कार्बन ना हो, बट सारे कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कार्बोकेटायन हो जाते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट में इनकी एक लेसर डिग्री होती है, तो फ्री रेडिकल को हम प्लेस नहीं करते ब्रिज हेड कार्बन पे। अच्छा, ये इसका एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे ये होते हैं ना बच्चे, ये आपने देखे होंगे इस तरह के कार्बन को, ऐसे वालों को, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज, ये जो कार्बन होता है ना, ये इसको आप ब्रिज हेड कार्बन भी बोल सकते हो। ये हमारे पास क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम ब्रेट रूल लगाते हैं कि बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग अ ब्रिज, उनके पास ब्रिज है, बट कईयों के पास ब्रिज हेड कार्बन जो है वो एज sp2 कार्बन नहीं है, वो sp2 कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब जैसे ये sp3 है बच्चे, 1 2 और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH प्रॉपरली बनेगा तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा,
तो इनको हम क्या बोलते हैं कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के पास ब्रिज है, ब्रिज हेड कार्बन पर उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। मल्टीपल बॉन्ड कार्बोकेटाइन भी हो सकते हैं, इनकी ट्रांजिशन स्टेट एंड टू अ लेसर डिग्री फ्री रेडिकल कैन नॉट प्लेस एट द ब्रिज हेड ऑफ अ ब्रिजिंग रिंग सिस्टम। आप यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल नहीं लगा सकते। हम कार्बोकेटाइन या कार्बो एनायन तो लगा सकते हैं हेडिंग पे, बट हम फ्री रेडिकल को नहीं लगाते, यानी जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। और ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम के लिए और रिंग विद 8 और मोर कार्बन एटम के लिए वेरिएबल नहीं है। 8 से ज्यादा रिंग अगर कार्बन हो रिंग में, ब्रेट रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अगर हमें इनकी कंपेयर करनी हो स्टेबिलिटी तो कैसे करेंगे, एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, इन दोनों में से हमारे पास किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की? क्या लगता है, लिखो ऑप्शंस में, ए और बी। कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं ए। ए बी, ए बी, ए होगा बच्चे, ए। ठीक है, अब देखो क्यों होगा ए। NMe3 पॉजिटिव ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड कार्बोकेटाइन बिकम्स अनस्टेबल। तो जितना ज्यादा बच्चे कार्बोकेटाइन और NMe3 के बीच में डिफरेंस होगा ना, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पे इसके बीच में और कार्बोकेटाइन के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन यही अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता ना, तो हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस हमारा लेस हो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो हम देखते हैं डिस्टेंस लेस हो, लेकिन दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ए के कंपेयर बी के कंपेयर में ए में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की। सो ए वुड बी मोर स्टेबल। गॉट माई पॉइंट? यस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। आगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। कल हमारी रिवीजन क्लास है 9 to 10:30 PM। कल का जो हमारा टॉपिक है रिवाइज करने का, वो जीओसी और रिडॉक्स है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कल मैं किसी को कोई टॉपिक दोबारा नहीं करवाऊंगी, ऑल थिंग वुड बी डन ऑन द क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे आपके पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसा हम टेस्ट देते हैं आपको, वैसे ही पेपर में से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अपनी कल की रिवीजन क्लास में। तो बच्चे, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो बट ऑब्वियस है वो रिवीजन क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एग्री विद मी? यस और नो? दैट्स ग्रेट। तो कल की क्लास में मुझे अपने सारे बच्चे चाहिए, ठीक है, रिवीजन क्लास में। सो वी विल मीट इन आवर रिवीजन क्लास। ओके देन, बाय एवरीवन। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हो भी सकता है, पेपर में सेम क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तभी तो कहा इम्पोर्टेंट है क्लास। अब ये तो चांदी उसी की होगी जो क्लास लगाएगा।